चैप्टर 26 रजिया गुंडों में फंस गई। अबीर और सिया की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। सिया आगे आगे और अबीर पीछे। उनकी लड़ाई देख के सब अपना सिर पीट लेते हैं क्योंकि दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई देख के काशी सिया का बचा हुआ काम करने लगती है। काशी स्टूल पे चढ़ के मेन डोर की डेकोरेशन करने लगती है। लेकिन अचानक ही भागती हुई सिया स्टूल से टकरा जाती है और काशी गिरने लगती है। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही बाहर से आता अक्षत उसे संभाल लेता है। काशी गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्षत उसको एक नजर देखता है और अपने रूम में जाने लगता है। वही बाकी सब लोग उनके जल्लाद हुकुम सा को शाहरुख खान बनते देख बेहोश होने की कगार पे थे। लेकिन आज घर में काम बहुत सारा था ना, इसलिए खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। अक्षत काशी को लेके चला जाता है और बाकी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अक्षत काशी को लाके बेड पे बिठा देता है और एक टक उसे देखने लगता है। काशी को अक्षत के ऐसे देखने से बहुत शर्म आ रही थी। वो नजरें झुका के ही बैठी रहती है, लेकिन अक्षत का घूरना अब भी कम नहीं हुआ था। काशी अक्षत की नजरों की तपिश और नहीं सह पाती और वहां से जाने लगती है। अक्षत उस हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और वैसे ही मुड़े हुए बोला, कुछ कहना चाहती हो? अक्षत की बात सुन के काशी के हाथ पैन सुन्न हो जाते हैं, कहीं उसे उस इंसान के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो डर से कांपने लगती है। अक्षत उसे अपने सामने लाते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर पे रख देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बोल नहीं पा रही हो। इसलिए नहीं, तुमसे खुद से पूछ रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? अक्षत की बात सुन के काशी का दिल बिल्कुल बाहर आने को हो गया, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए ना में सिर हिलाते रही है। काशी के ना बेटी ही अक्षत की पकड़ उस पे कस जाती है, इतनी कि काशी को दर्द होने लगता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है और उसे हाथों की पकड़ अक्षत की शर्ट पे कस जाती है। वो थोड़ा डरते हुए धीरे से उसे बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। अक्षत काशी के आंसू देख के आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और उसे छोड़ के पलट के खड़ा हो जाता है और जोर से चीखता है, आउट। काशी जल्दी से वहां से बाहर निकल जाती है। अक्षत पूरा जल्लाद बन चुका था। वो गुस्से से पूरे रूम का नक्शा ही बिगाड़ देता है। उसकी आंखों में आग लगी हुई थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए बाथरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। शॉवर का ठंडा पानी भी उसके गुस्से को ठंडा नहीं कर पा रहा था। अक्षत एक जोरदार खींच के पंच सामने को वॉल पे दे मारता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। काशी अक्षत के रूम से निकल के अपने पुराने रूम में जाती है और बेड पे गिर के तकिए में मुंह छुपा के रोने लगती है। वो रोते हुए बोली, आप राक्षस है। क्या बताएं हम आपको कि हम आपसे छुटकारा चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारा दिल है ना, ये हमें कुछ करने ही नहीं दे रहा। हम मजबूर हो जाते हैं इसकी वजह से। नफरत करते हैं हम आपसे। अगर हमने आपको उनके बारे में बता दिया होता तो आप उनकी जान ले लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी बेकसूर की जान अपनी वजह से नहीं जाने देंगे, फिर चाहे सारी जिंदगी आपकी कैद में ही क्यों ना रहना पड़े। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ने लगा था, लेकिन दर्द भी उतना ही था। एक अपने पे काबू नहीं कर पा रहा था तो दूसरा अपने दर्द पे। वही सिया भागते भागते टेरेस पे पहुंच जाती है और बेचारी वहां फंस जाती है क्योंकि अबीर ने टेरेस का डोर बंद कर दिया था और सिया बेचारी को बस एक ही गाना याद आ रहा था जो वो गाना चाहती थी तहे दिल से, रजिया गुंडों में फंस गई। सिया थोड़ी हिम्मत करके बोली, देखिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप राठौर है और आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए, ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं। अबीर घिरे घिरे सिया के पास आने लगता है और सिया डर से पीछे होने लगती है। अबीर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मैंने कोई चेयरिंग नहीं की, मैं तो बस हिसाब पूरा करने आया हूँ। शुरू तुमने किया था और खत्म मैं करूंगा। सिया डर से पीछे होने लगती है, लेकिन बेचारी के कदम भी अब अबीर की टीम में चले जाते हैं क्योंकि पीछे स्विमिंग पूल था और सिया का एक कदम और उसका गंगा स्नान। सिया रोनी शकल बना के बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अबीर बिल्कुल सिया के पास आ जाता है। सिया गिरने लगती है कि वो अबीर की शर्ट पकड़ लेती है और बत्तीसी दिखाते हुए बोली, बच गई। ओह रियली? अबीर टेढ़ी स्माइल करता है। सिया ना में सिर हिलाती है, लेकिन अबीर बेचारा इतने दिन का बदला अधूरा जेब में लेके घूम रहा था। आज मौका मिला था तो हाथ से थोड़ी ही जाने देता। अबीर शातिर हंसी हंसते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे प्रेग्नेंट करने का?
तो अब भुगतो। मैंने सुना है बेबी डिलीवरी पानी में अच्छे से होती है, तो तुम एक काम करो, जरा टेस्टिंग करके आओ, फ्यूचर में काम आएगी। अक्षत इतना बोल के सिया का हाथ अपनी शर्ट से हटा देता है और सिया तपाक से गई पानी में। सिया स्विमिंग पूल में खड़ी होती है और दोनों हाथ कमर पे रख के खुन्नस से अबीर को घूर रही थी, और अबीर पेट पकड़ के हंस रहा था। एक पल को सिया भी उसकी हंसी में गुम हो जाती है। वो अपने जन में बोली, कुछ भी कहो, वैसे ये छोटे राठौड़ साहब है बड़े हैंडसम। हाय, अगर इसके जैसा पति मिल जाए तो मेरे बच्चे कितने हैंडसम होंगे। हाय, मैं तो सद के जावा। सिया को मुस्कुराता देख अबीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसे चिढ़ते हुए बोला, ओह बंदरिया, दिमाग के अंदर पानी चला गया है क्या तुम्हारे, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया है जो बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रही हो। खुद की इतनी तारीफ सिया से कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। वो चीखते हुए बोली, तुम कान खजुरे चोमू चाउमीन भैंसे राठौर, तुम्हें तो अभी बताती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। सिया पूल से बाहर आती है और टॉम एंड जेरी सीजन 2 शुरू हो जाता है। अबीर नीचे भागता है और सिया उसके पीछे। नीचे सारे सर्वेंट उनको घूर रहे थे, लेकिन अबीर को कुछ अजीब लगता है। वो सिया की ओर देखता है तो भीगने की वजह से उसके कपड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट हो चुके थे। सबकी नजरें सिया पे पाकर अबीर का दिमाग गर्म हो जाता है और वो सिया को खींच के अपने सीने से लगा लेता है और जोर से चीखता है, आउट। सारे सर्वेंट सेकंड में ही वहां से गायब हो जाते हैं। अबीर सिया को उठा के रूम में ले जाता है और उसे ले जाके बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ के बोला, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, इसलिए खुद को संभाल के रहा करो। अगर आज के बाद मैंने ये सब देख लिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अबीर इतना बोल के वहां से निकल जाता है और सिया आंखों में आंसू लिए उसको कोसती रहती है, क्योंकि उसके पकड़ने से सिया के हाथ लाल हो चुके थे। दोनों ही बहनों का दिन रोते हुए निकल जाता है। रात को दादाजी और दादी जी वापस आ जाते हैं। मिस्टर रणविजय राठौर खुद अपने मॉम डैड को लेने जाते हैं। रात को सब लोग पार्टी के लिए रेडी होने लगते हैं। तीनों लड़कियां एक साथ रेडी हो रही थी। तीनों ने राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था और तीनों ही एक से बढ़ के एक लग रही थी, लेकिन कोई और था जिनको उनका इतना खूबसूरत लगना पसंद नहीं आया। वो थे दोनों डेविल भाई, क्योंकि उन कपड़ों में उनकी पतली कमर दिख रही थी जो उनको पसंद नहीं आया कि कोई और भी देखे। अक्षत काशी को हॉल से ही उठा लाता है और सीधा उसे रूम में लाके बेड पे फेंक देता है और चेंजिंग रूम में जाके एक बैग लिए आता है और उसको काशी को देते हुए बोला, 5 मिनट में मैं वापस आ रहा हूँ, कपड़े तब तक चेंज हो जाने चाहिए, वरना तुम जानती ही हो मैं क्या करूँगा। अक्षत इतना बोल के चला जाता है और काशी उस बैग को लेके 1001 गालियां उसको देते हुए चेंजिंग रूम में चली जाती है। ऐसा ही कुछ हाल अबीर का भी था। काशी बेचारी डरी सहमी उसके सामने सिर झुका के खड़ी थी और अबीर उसको पूरी शिद्दत से घूर रहा था। अबीर दांत पिसते हुए बोला, तुम्हें मैंने सुबह ही समझाया था, लेकिन तुम्हारे इस जंग खाए हुए तबेले में कुछ गुस्सा नहीं लगता। मुझे फिर से तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। अबीर अपना हाथ सिया की ओर बढ़ाने लगता है कि सिया आंखें बंद किए ही जकड़ी जल्दी बोली, नहीं जहांपनाह, मैं सब समझ गई, आप परेशान मत होइए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अबीर आगे कुछ नहीं बोलता है और रूम से बाहर चला जाता है और सिया भी मुंह बनाते हुए बोली, बाल बाल बच गई, नहीं तो वो चोमू चाउमीन सेजवान के साथ मुझे खा जाता। CH27 मोहलत। अक्षत और अबीर ने काशी और सिया को कपड़े चेंज करने का फरमान सुना दिया था और काशी तो बेचारी चुपचाप चेंज करने चली जाती है, लेकिन सिया 1 लाख बार अबीर को गालियां देकर चेंज करने गई थी। लेकिन जैसे जी वो दोनों चेंज करके बाहर आती है, अक्षत और अबीर और आंखें फिर से छोटी हो जाती है। दोनों ही हाइड्रोजन बॉम्ब बन चुके थे, क्योंकि पार्टी में आए सब लोग ही उनको ताड़े जा रहे थे। काशी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और सिया ने ब्लू कलर की, और दोनों ही साड़ी में केहर ढा रही थी। उन्होंने सासी के पल्लू को पिनअप किया हुआ था और कमर में पतली सी चैन जैसी कमरबंद थी। बाल खुले और छोटी सी बिंदी के साथ थोड़े मेकअप में ही दोनों सबके दिलों पे बिजलियां गिरा रही थी। जिस कमर को ढकने के लिए दोनों डेविल भाइयों ने उनको फरमान सुनाया था, वो भी अच्छे से दिख रही थी। अक्षत एक नजर सब लोगों पे डालता है जो उसकी जान को ताड़ रहे थे। अबीर का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। वो मुठिया बिंच के अपने मन में बोला, इस लड़की को मेरी कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है। इसे बड़ा मजा आता है ना मेरी बात टालने में, मुझे गुस्सा दिलाने में। अचानक ही पार्टी हॉल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि दोनों ही भाई भट्टी की तरह सुलग रहे थे। बस तंदूर सेकना बाकी था। काशी और सिया इन सब से बेखबर मुस्कुराती हुए नीचे आ रही थी।
लेकिन बेचारी सीढ़ियों से सिर्फ नीचे ही आती है, लेकिन कदम भी नहीं रखा था दोनों ने कि डेविल राठौड़ एक बार फिर दोनों को गोद में उठा के रूम में ले जाते हैं। अक्षत काशी को ले जाता है और सीधा ड्रेसिंग टेबल पे बिठा के उसकी साड़ी की पिन खोल देता है। काशी की साड़ी का पल्ला गिर जाता है और काशी की आंखें बाहर आने को हो जाती है। वो खुद को अपने हाथों से कवर करने लगती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। लेकिन अक्षत तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसे तो ये दिख ही नहीं रहा था। वो काशी को खड़ा करता है और खुद उसे साड़ी पहनाने लगता है। अक्षत के हाथ जैसे जैसे काशी को छू रहे थे, उसकी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ रही थी। काशी की आंखें बंद थी और अक्षत की गर्म साई उसे अपनी बॉडी पे फील हो रही थी। साथ ही उसकी ठंडी उंगलियां का एहसास उसे अपने पेट पे हो रहा था। काशी अक्षत की शर्ट को कस के पकड़ लेती है। काशी के चेहरे पे पसीने की बूंदें आ चुकी थी। अक्षत को अपने इतने पास देख वो कानो रही थी। काशी की हरकत देख के अक्षत के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर में वो काशी को पूरी तरह से रेडी कर देता है और उसे मिरर में देखते हुए बोला, अब परफेक्ट है। अक्षत ने काशी को पूरी तरह से साड़ी में लपेट दिया था। अब बस वो एक कपड़े के थान में लिपटी हुई लड़की थी। लेकिन अक्षत के इतना सब करने के बाद भी उसकी खूबसूरती बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वो अब भी वैसे ही लग रही थी। अक्षत एक बार फिर काशी को पूरी तरह से चेक करके नीचे लेके चला जाता है। अबीर सिया को लाके सीधा बेड पे फेंक देता है। इस बार सिया को भी उसकी हरकत से उतना ही गुस्सा आता है और वो अबीर की शर्ट की कॉलर पकड़ के गुस्से से उस पे चीखती है, तुम डायनासोर राठौड़ खुद को समझते क्या हो? मैं कोई पुपेट नहीं हूँ जो तुम्हारा जैसे मन करेगा वैसे ही नचाओगे। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसे बदतमीजी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जान देखो तब आ जाते हो अपनी ये बैगन सी शकल लेके मेरा मूड खराब करने। अब हटो साइड, मुझे पार्टी अटेंड करने हैं। खूब सारी मस्ती करनी है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं बोरिंग आदमी। अबीर तो पहले ही उबल रहा था और अब सिया की बातों ने उसके गुस्से में और भी पेट्रोल डाल दिया। सिया जाने लगती है कि अबीर उसका हाथ पकड़ के खींचता है और उसे गोद में उठा के बाथरूम में के जाके बाथटब में डाल देता है। सिया पूरी भीग जाती है। अबीर उसके बाल पकड़ के उसका चेहरा थोड़ा ऊपर करके बोला, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो, वरना अगर मैं अपने असली अवतार में आया मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एक सेकंड भी झेल पाओगी। कपड़े बाहर रखे हैं, जकड़ी से चेंज करके बाहर आओ। और अगर एक सेकंड भी लेट हुई तो नहीं हेल्प कर दूंगा चेंज करने में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अबीर अपनी बात खत्म करके चला जाता है और सिया गुस्से से पानी में हाथ पैर चलाने लगती है मानो अबीर की धुलाई कर रही हो। सिया बाहर जाती है तो बेड पे एक फुल लेंथ ड्रेस राखी थी जो सिया की फिटिंग की बिल्कुल नहीं थी। कुछ ऐसी थी कि उसमें 3 सिया और आ जाती। सिया ड्रेस को देखते हुए बोली, वो चोमू चाउमीन मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है लेकिन नहीं, मैं उसके जैसी कबाड़ी बन के तो पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सिया ड्रेस उठा के पहन लेती है और उसमें जुगत लगन लगती है। कुछ देर में वो ड्रेस कुछ ऐसी थी कि सिया उसमें एकदम क्यूट डॉल लग रही थी। अबीर आता है और जैसे ही सिया को देखता है बेचारे को हवा टाइट हो जाती है क्योंकि वो बहुत प्यारी और एलिगेंट लग रही थी। और उसकी बड़ी भी कहीं से रिवील नहीं हो रही थी। अबीर उसको डेविल लुक देके उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके पार्टी हॉल में चला जाता है। रणविजय जी दादा दादी को लेके आ चुके थे। उन्होंने होटल में ही दोनों के कपड़े भी चेंज करवा दिए थे और अब दादा दादी दोनों ही राजसी दूल्हा दुल्हन लग रहे थे। इस उम्र में भी दोनों के चेहरे पे अलग ही नूर था। दादा दादी की कार जैसे ही वहां आके रुकती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। दादाजी बाहर आते हैं और दूसरी तरफ से रणविजय जी दादी को बाहर लाते हैं और उनको दादाजी के पास के जाके खड़े कर देते हैं। रणविजय जी अपनी धर्मपत्नी के पास आ जाते हैं और दादाजी दादी का हाथ पकड़ के अंदर आने लगते हैं। वो जैसे जैसे कदम आगे ले जा रहे थे उन पे फूलों की बारिश हो रही थी। दोनों के कदमों में ढेर सारे फूल बिछ चुके थे। दादा दादी अंदर आते हैं और सब लोग उन्हें ग्रेट करते हैं। उसके बाद सब उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। दादा दादी इतना प्यारा सरप्राइज देख के खुश हो जाते हैं। उसके बाद दादा दादी को उनके लिए बनाई गई स्पेशल जगह पे बिठाया जाता है और कुछ देर में पंडित जी बोलते हैं, यजमान मुहूर्त हो चुका है। अन्वी दादा दादी को लाके मंडप में बिठा देती है और पंडित जी फिर से उनकी शादी करवाने लगते हैं। अपने बच्चों का इतना प्यार देख के दादी की आंखें टी बहने को तैयार थी, लेकिन दादाजी का साथ उनके आंसू निकलने नहीं देता। पंडित जी रस्में आगे बढ़ते हैं। पहले वरमाला होती है, फिर फेरे और फिर सिंदूर दान। कन्यादान नहीं होता क्योंकि दादी वहां सबसे बड़ी थी तो को ही करता और विवाह संपन्न हो जाता है।
सब लोग जोर से क्लैपिंग करते हैं और दादा दादी पे ढेर सारे फूल बरसते हैं। शादी होने के बाद सब वापस हॉल में चले जाते हैं। अन्वी कुछ ही देर में स्टेज पे माइक लेके चढ़ जाती है और बोलना शुरू करती है, आप सब हमारी खुशी में शामिल होने आए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब आते हैं काम की बात पे। शादी तो हो गई और पार्टी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन शादी तो संगीत के बिना अधूरी होती है। और तो और दादाजी ने दादी जी को प्रपोज भी नहीं किया। मुझे तो कई बार लगता है दादाजी ने शादी के वक्त दादी को सिर्फ धमकी दी होगी, चांद हमसे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हमसे शादी कर लो नहीं तो हम तुम्हारे सारे सितारे तोड़ ले जाएंगे। जैसे अभी हमारे दोनों भाई सा हमारी होने वाली भाभी सा को घूर रहे हैं जैसे हौल रहे हो, चुपचाप खड़ी रहो वरना कुछ बोलने लायक नहीं बचेगी। तो मेरा दादाजी को ये चैलेंज है कि उन्हें आई दादी को सबके सामने प्रपोज करना पड़ेगा। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? पार्टी में आए सब लोग जोर जोर से हाँ बोलने लगते हैं। दादाजी दादी को लेके स्टेज पे आते हैं। दादी को तो बहुत शर्म आ रही थी। दादाजी अन्वी को कुछ इशारा करते हैं और म्यूजिक प्ले होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं। तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ए मेरी। दादाजी दादी के सामने एक गुलाब का फूल लेके घुटनों के बल बैठ जाते हैं और दादी शर्म से लाल हुई जल्दी से गुलाब लेके दादाजी को खड़ा होने को बोलती है। दादाजी खड़े होते हैं और दादी के चेहरे को हाथों में लेके गाने के बोल रिपीट करने लगते हैं। ये शोखिया ये बांकापन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने। ओ सनम मैं तेरा आशिक ए जाबिदा। ए मेरी। दादाजी दादी का हाथ अपने दिल वाली जगह रख के उनकी आंखों में देखते हुए आगे गाते हैं और दादी भी उनका पूरा साथ देने लगती है। कुछ देर में गाना खत्म होता है और सब लोग जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। अन्वी एक बार फिर स्टेज पे आती है और आगे बोली, दादाजी दादी जी का रोमांस तो हमने देख किया, अब बारी है हमारे भाइयों की। वो कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दोनों भाइयों और होने वाली भाभियों का। अक्षत और अबीर गुस्से से अन्वी को देखते हैं क्योंकि उन्हें ये सब पसंद ही नहीं था। और अन्वी ने टी अनाउंसमेंट भी कर दी थी और अगर अब वो नहीं जाते तो उनकी इज्जत का फालूदा बन जाता, इसलिए दोनों चले जाते हैं। अक्षत काशी और अबीर सिया स्टेज पे आते हैं और गाना प्ले होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की। अक्षत और अबीर काशी और सिया की कमर में हाथ डाल के अपने पास खींचते हैं और खुद से चिपका लेते हैं। काशी और सिया के हाथ उनके कंधों पे आ जाते हैं। अक्षत और अबीर उनकी कमर को अपने हाथों से मूव करते हुए उनके साथ डांस करने लगते हैं। तेरे संग चलूं हरदम, बनकर के परछाई, मेरे ख्वाहिश के शहर में, बस तेरा ठिकाना है। अक्षत और अबीर काशी और सिया को पलट देते हैं और उनके कंधे पे अपना चेहरा रख के डांस करने लगते हैं। अक्षत के हाथ काशी के पेट पे थे जिससे काशी की पूरी बॉडी में कर्ट दौड़ रहा था और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। सिया को भी अबीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी और आज उसे भी अबीर के पास होने से गुजबॉम्ब्स आ रहे थे। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। एक बार अक्षत और अबीर उनको पलट देते हैं और उनकी कमर पकड़ के उनको उठा देते हैं और गोल गोल घुमाने लगते हैं। उन चारों का हॉट डांस देख के सबके इमोशंस जागने लगे थे और बाकी सब भी अपनी अपनी पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। गाना खत्म होता है और सब जोर से फिर एक बार क्लैपिंग करते हैं। काशी टी बस इसी की फिराक में थी। अक्षत के छोड़ते ही वो वहां से भाग जाती है। CH28 अब किसकी मौत आई है। डांस खत्म होते ही काशी अक्षत की पकड़ से छूटते ही वहां से निकल जाती है और भागते हुए कॉरिडोर में चली जाती है। वो दीवार से लग के अपनी बढ़ी हुई सांसें नॉर्मल करने लगती है। उसे अभी तक अक्षत की छुअन अपनी बॉडी में महसूस हो रही थी। वो अभी भी उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रही थी। वो कस के अपनी मुट्ठी भींच लेती है। वो अक्षत को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। अभी भी उसकी बॉडी में गूसअप आ रहे थे। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। अक्षत काशी को ना पाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखती। वही काशी कुछ देर में खुद को नॉर्मल करके वापस हॉल में जाने लगती है कि उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। वो डरते हुए मुड़ के देखती है और एकदम डर से पीछे हो जाती है। उसके चेहरे पे डर से पसीने आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी वो इंसान काले कपड़े में और मास्क पहने खड़ा था। काशी को सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, जिनमें मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी। वो इंसान काशी के पास आते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे देख के डर क्यों रही हो?
उस दिन तो हमारी बात हुई थी, दोस्ती हुई तो थी हमारी, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करवाऊंगा। तो चलो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल के वो इंसान अपना एक हाथ आगे कर देता है। काशी कुछ देर उसके हाथ को घूरती है। उसकी आंखों के सामने अब तक की गई अक्षत को सारी हरकतें आने लगती है। उसने जो भी किया, सब कुछ, उसका गला पकड़ना, सब कुछ रील की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। काशी सोचते हुए अपना हाथ आगे करने लगती है और ये देख के उसे इंसान को आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलता है, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, इससे पहले कोई आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वही पार्टी हॉल में सब अक्षत काशी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसको ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन दादाजी बीच में आ जाते हैं और उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने लगते हैं। क्योंकि अब राजस्थान का हुक्म सा वही था, तो कुछ लोग तो उसके साथ अपनी बेटियों की या पोतियों की शादी करवाना चाहते थे। दादाजी साफ तो उनको मना कर नहीं सकते थे, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए सबसे मिलवा रहे थे। सिया तो अब तक अबीर को घूरे जा रही थी, जिसके फेस पे एक टेढ़ी स्माइल थी। वो सिया को चिढ़ते देख बड़ा खुश हो रहा था। अबीर सिया के पास जाके उसके चारों ओर घूमते हुए बोलता है, क्या हुआ बेबी, डांस पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। सिया चिढ़ते हुए मुंह बना के बोलती है, तुमसे अच्छा डांस तो मेरे घर के पास गली में कूते करते थे। ऐसे लग रहा था तुम्हें देख के कि कोई मगरमच्छ अपनी ही बदबू से तड़प रहा हो। खुद के लिए मगरमच्छ सुन के अबीर का मुंह बन जाता है। वो गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। सिया जोर जोर से पेट पकड़ के हंसते हुए बोलती है, मैं खुद को क्वीन विक्टोरिया समझती हूँ। मैं खुद को वो नागिन समझती हूँ जो एक दिन तुम्हें डस के तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देगी। मैं खुद को वो जू समझती हूँ जो तुम्हारे सिस्टम में घुस के तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। और रही बात तुम्हारे बारे में पता करने की, तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मुझे ना रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम किस गटर के निकले हुए कीड़े हो। और रही बात तुम्हारे कुछ करने की, तो एक बात कान के पर्दे खोल के सुन लो, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो बोलेगी भला है बुरा है, मेरा पति मेरा देवता है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की सोची भी न, तो तुम्हारे इस सुअर जैसे मुंह को गेंडे के सिंग का बना दूंगी। अब हटो मेरे रास्ते से, बेवजह दिमाग की दही कर रखी है। उद्धरण चिन्ह। अबीर गुस्से से लाल पीला होने लगता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो एक नज़र सिया को देखता है जो रसमलाई काउंटर पे जाके आराम से रसमलाई का टेस्ट ले रही थी। अबीर उसको खा जाने को तैयार था, लेकिन शायद वो भी रसमलाई देख के फिसल गया होगा मेरी तरह। वो लंबे कदमों से उसकी तरफ जाता है और जैसे ही कुछ कहने को होता है, राणा जी बीच में टपक जाते हैं और रिस्पेक्ट के साथ सिर झुका के बोलते हैं, छोटे मालिक, आपको बड़े मालिक ने बुलाया है, किसी से मिलवाना है। उद्धरण चिन्ह। ये राणा जी का नाम बदल के कबाब में हाटी कर देना चाहिए। कभी अक्षत के रोमांस में फोन लेके घुस जाते हैं, तो कभी अबीर के कभी ना मिलने वाले बदले में दादाजी का फरमान लेके घुस जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि दोनों भाई मिलके किसी दिन राणा जी को उल्टा टांग देंगे और पूछेंगे, आओगे बीच में? राणा जी बोलेंगे, हुकुम सा, बस इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ये गलती से भी नहीं होगी। धीरे धीरे सारे मेहमान डिनर करके पार्टी से जाने लगते हैं। कुछ देर में घर में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही रह जाते हैं। अक्षत तो अब तक गुस्से से काला पड़ चुका था। सबके जाते ही वो जोर से चीखता है, राणा जी। राणा जी डरते हुए उसके सामने आते हैं और ना में सिर हिला के गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं। अक्षत गुस्से से पास ही राखी टेबल को उठा के फेंक देता है और पल भर में पूरी ग्लास टेबल टूट के बिखर जाती है। अक्षत जोर से गुस्से से चीखता है, काशी। सभी घर वाले उसके गुस्से को देख के डर जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिया को भी अब काशी का होश आता है, उसने काफी देर से उसे नहीं देखा था। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो रोते हुए अक्षत के पास जाके बोलती है, मेरी दी कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रही है? क्या किया है आपने मेरी दी के साथ? बोलिया, कहाँ है मेरी दी? उद्धरण चिन्ह। बाकी सबको भी अब काशी की फिक्र हो रही थी। दादा दादी अक्षत से फिक्र से पूछते हैं, कहाँ है काशी? लेकिन अक्षत कुछ जवाब नहीं देता। दादाजी गुस्से से राणा से पूछते हैं, राणा कहाँ है काशी? कोई कुछ बताएगा कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है? राणा जी चुप ही रहते हैं, क्योंकि अक्षत के आगे वो ही कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन दादाजी ने पूछा था, इसलिए उनको बताना पड़ा। वो होते हैं, दादाजी वो जा चुकी है इस घर को छोड़ के, हम सबको छोड़ के।
दादाजी रौबदार अंदाज में गुस्से से बोलते हैं, क्या मतलब है आपका कि वो जा चुकी है? ऐसे कैसे जा सकती है वो इस घर से? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, जिसकी अब नशे भी दिखाई दे रही थी, वो गुस्से से चीखता है, मतलब साफ है दादाजी की वो जा चुकी है। क्योंकि उसे ये घर कैद लगता था इसलिए वो यहाँ से भाग गई। उसे लगता है कि मैं उस पे हुक्म चलाता हूँ इसलिए वो चली गई। उद्धरण चिन्ह। तभी सिया के चीखने की आवाज आती है, बस कीजिए, मेरी दी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, समझे आप? जरूर दी के साथ कुछ हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए चीखता है, ये सच है, वो जा चुकी है तुम्हें छोड़ के। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि उससे कोई मिलने आया था और काशी ने उसे हाँ बोला था कि वो उसकी हेल्प लेगी यहाँ से जाने के लिए? और उसने तो तुम्हें भी बताया था ना कि पार्टी वाले दिन वो इंसान तुम दोनों को लेने आएगा और तुम दोनों वहां से निकल जाएगी। तो फिर अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सिया गुस्से से रोते हुए बोलती है, नहीं ये पूरा सच नहीं है। जा ये सच है कि मेरी दी से वो इंसान मिला था। मेरी दी तो उसे जानती तक नहीं थी। ये भी सच है कि हम जाने वाले थे, लेकिन इतने दिन से सबका प्यार पाके मन बदल चुकी थी वो। उस इंसान से उन्हें नेगेटिव वाइब्स आती थी। उस इंसान से ज्यादा वो आप पे भरोसा करने लगी थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में आपकी जगह बनने लगी थी। आपने जो भी किया वो अपना पोसेसिवनेस था, ये समझ के वो अपना मन बना चुकी थी कि वो यहाँ से नहीं जाएंगी। उन्होंने मुझे भी यही बोला था कि वो पूरी फैमिली को धोखा देके यहाँ से नहीं जाएंगी। वो आपको एक मौका देंगी। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए, मेरी दी के बारे में पता कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कुछ तो हुआ है जो हमसे छूट रहा है। प्लीज एक बार मुझ पे भरोसा कर लीजिए, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुन के अबीर को भी उसकी बातों पे यकीन आने लगता है। वो अक्षत के पास जाके बोलता है, भाई सा अगर ये बोल रही है तो चेक करने में कुछ नहीं जाता, पूरा सच पता चल जाएगा, एक बार देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। अबीर की बात सुनकर अक्षत गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, अगर ये सच हुआ तो अब किसकी मौत आई है? राणा जी सीसीटीवी फुटेज लासिए अभी के अभी, अक्षत चीखता है। उसके गुस्से को देख के सबकी हालत खराब होने लगी थी। अनवी बेचारी तो डर से दादी के पीछे ही छुप गई थी। राणा जी सीसीटीवी फुटेज लेके आते हैं और उसे प्ले करते हैं। सबको काशी कॉरिडोर में जाती दिखती है और उसके बाद वो इंसान भी दिखता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ रही थी अक्षत फूटने को तैयार था। उसके चेहरे की नशे दिखने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा भयंकर लगने लगा था। वो गुस्से से एलईडी को उठा के फेंक देता है और जोर से चीखता है, काशी। सिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मीरा जी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। 29 वेयर द हेल इज शी? सिया और अबीर के कहने पे अक्षत सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही फुटेज देखता है गुस्से से पागल हो जाता है। वो एलईडी को उठा के फेंक देता है। उसके हाथों की चेहरे की नसें साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी गन निकाल के वही सारी बुलेट्स फायर कर देता है और फर्श में गड्ढा बन जाता है। एक पल को तो दादाजी और रणविजय के साथ राणा जी और अबीर भी उसको देख के डर जाते हैं। वो बहुत ही भयंकर लग रहा था। वो गुस्से से तमतमाते हुए राणा जी बोलता है और घर से बाहर जाने लगता है। अक्षत को बाहर जाते देख दादाजी रोब से उसे बोलते हैं, अक्षत हमें हमारी बच्ची सही सलामत चाहिए। अक्षत हाँ में सिर हिला के निकल जाता है। अबीर और राणा जी उसके साथ ही निकल जाते हैं। सिया तो फुटेज देख के और भी ज्यादा रोने लगती है। मीरा जी उसे चुप करवाने लगती है, लेकिन सिया शांत ही नहीं हो रही थी। अक्षत घर से बाहर आता है और जितने भी गाइड थे जो उसने काशी को सेफ्टी के लिए लगाए थे सबको अपनी जलती निगाहों से देखता है और राणा जी को इशारा करके आगे बढ़ जाता है। अक्षत बाहर आता है और सीधा अपने कार की चाबी लेके निकल जाता है। वो राणा जी और अबीर का भी वेट नहीं करता और सीधे निकल जाता है। राणा जी और अबीर भी फिर बाकी के गार्ड्स के साथ निकल जाता है और उन गार्ड्स का जो होना था वो सोच के तो राणा जी की भी रूह कांप चुकी थी। अक्षत पूरी स्पीड से कार चला रहा था। वो इतना गुस्से में था कि उसकी कार हवा की तरह सब कुछ चीरते हुए निकल रही थी। वो गुस्से में बिल्कुल बावला हो चुका था। वो अभी थोड़ी देर पहले की फुटेज याद करने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में काशी उस इंसान की बात सुन के अपना हाथ आगे करने लगती है, लेकिन उसके सामने अक्षत का चेहरा आ जाता है। वो अपने बढ़ते हार को रोक लेती है और उस इंसान को बोलती है, आप चले जाइए यहाँ से।
मुझे कहीं नहीं जाना है। जो मेरे नसीब में होगा वो होकर ही रहेगा। अगर मेरी किस्मत में हुकुम सा की कैद है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस फैमिली के प्यार, विश्वास को धोखा नहीं दे सकती। आप जा सकते हैं और उन्हें मना कर दीजिए। बोल दीजिएगा को मैंने आने से मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह। काशी इतना बोल के वहां से पार्टी हॉल की ओर जाने लगती है कि वो आदमी अपना रुमाल निकाल के उसके मुंह पे रख देता है और काशी वही बेहोश हो जाती है। वो आर्मी काशी को अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे ले जाते हुए बोलता है, जाना तो आपको पड़ेगा ही हमारे साथ, क्योंकि अगर मैं आपको लेके नहीं गया तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेगी। इसलिए चाहे प्यार से या जबरदस्ती जाना तो आपको पड़ेगा ही। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी काशी को लेके वहां से पीछे के रास्ते से निकल जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। वो हवेली से बाहर आता है और सीधा उसे कार में डाल के निकल जाता है। अक्षत एकदम से कार के ब्रेक लगाता है और उसकी कार फिसलते हुए जोर की आवाज से सड़क पे रुक जाती है। वो जोर से कार के स्टीयरिंग पे हाथ मारता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और राणा जी का कॉल देख के अक्षत कॉल अटेंड करता है। राणा जी कुछ बोलते हैं और अक्षत को आंखें नीली से पूरी लाल हो जाती है। वो कॉल कट करके निकल जाता है। कुछ ही देर में एक साथ बहुत सारी कार तबस्सुम इलाके में रुकती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो जाता है, मानो धारा 144 लगा दी गई हो। माया के कोठे में अंदर तक हलचल मच जाती है। रात का वक्त था, फिर भी उस खलबली के मचने से सबकी नींद टूट जाती है और सब लोग बाहर खड़े होकर उनको देखने लगते हैं। उन कार से अक्षत अपने डाक औरा के साथ बाहर आता है और सीधा माया के कोठे की ओर चल देता है। अंदर माया अपनी खुशी में कुंभकर्ण की तरह फेल के सो रही थी। सोते वक्त उसका 800 किलो का पेट कभी लेफ्ट गिर जाता तो कभी राइट। वो इतनी जोर से खर्राटे ले रही थी मानो भूकंप आ गया हो। अक्षत सीधा अंदर आता है और एक जोरदार लात आके माया के कमरे की डोर पे मारता है। डोर टूट के गिर जाता है और इतना शोर होने से माया बेड से नीचे गिर जाती है। उसके गिरते ही बेचारा बेड भी सुख मना रहा होगा अक्षत का, माई बाप आज तो एस्प ने बचा लिया, वरना अगर थोड़ी देर बाद आते तो मेरा राम नाम सत्य होना तय था। माया हड़बड़ाते हुए उठती है, लेकिन बेचारी को उठने में भी टाइम लग रहा था। उठती और फिर गिर जाती, अब मिनी एलिफेंट है ऐसे ही थोड़ी उठ जाती है। अक्षत चिढ़ते हुए राणा पजी को देखता है। राणा जी होले से उसके कान में बोलती है, हुकुम सा थोड़ा तो रहम करो मुझ पे, इसको उठाते तो मैं उठ जाऊंगा और अभी तो हमारा ब्याह भी न हुआ, मन्ने माफ करो थे। राणा जी की बात खत्म होती है और अक्षत लंबे कदमों से माया के पास जाता है, जो मुश्किलों का सामना करते हुए अपने एक्स्ट्रा छोटे शरीर को उठने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अक्षत अपनी गन निकाल के सीधा उसके मुंह में डाल देता है और दांत पिसते हुए बोलता है, Where the hell is she? उद्धरण चिन्ह। माया के कपड़े तो गन देख के ही गीले हो जाते हैं। उसी चेहरे पे पसीना आ चुका था। उसको नहीं पता था कि हुकुम सा एक मामूली सी लड़की के लिए यहाँ उसके कोठे तक आ जाएंगे। वो मुंह खोलते हुए आया करने लगती है, क्योंकि उसे मुंह से वर्ड्स तो निकलने से रहे। अब साक्षात यमराज सामने हो तो कैसे किसी की जुबान चल सकती है। माया को कुछ न बोलता देख अक्षत कसाबर जवाब दे देता है और वो राणा जी की ओर एक जहरीली नजर डाल के बाहर निकल जाता है। राणा जी और अबीर भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और दो फीमेल बॉडीगार्ड्स अंदर जाती है और कमरे का डोर बंद हो जाता है। अक्षत बाहर आके सोफे पे बैठ जाता है और गन को अपने कनपटी पे रब करने लगता है। गार्ड्स के अंदर जाते ही माया के चीखने की आवाज आने लगती है। 5 मिनट के बाद डोर फिर से खुलता है और दोनों गार्ड्स उसको घसीटते हुए बाहर लाती है और अक्षत के कदमों में डाल देती है। माया के दोनों हाथ टूट चुके थे और पैर भी टूट चुके थे। रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हो चुके थे। वो सिर्फ कहने को जिंदा बची थी, वो भी बस इतनी कि वो कुछ बोल सके, वरना उसकी गर्दन से नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी थी। वो सिर्फ बोल सकती थी और अपनी गर्दन को हिला सकती थी। माया नजरें उठा के देखती है तो पूरे कोठे की लड़कियां उसकी इस हालत पे हंस रही थी। आज तक माया के इशारे पे, उसके हुक्म पे उन लड़कियों का शरीर टूटता था। उनकी उम्मीद, उनके सपने, उनकी आत्मा तक टूट जाती थी और आज किसी ने उस औरत को ही तोड़ दिया था जो औरत जात के नाम पे ही कलंक थी। माया को अपनी हकात देख के बहुत रोना आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अक्षत अपनी गन को देखते हुए दांत पिसते हुए बोलता है, मेरा सवाल अब भी वही है, जितना जल्दी बताओगी उतनी जोड़ी मैं यहाँ से जाऊंगा और तुम बच जाएगी। जितना मेरा वक्त जाया करोगी उतना ही तुम्हारा ही नुकसान होगा, या फिर खातिरदारी में कमी रह गई हो तो बता सकती हो।
माया को कुछ न बोलता देख अक्षत गार्ड्स को इशारा करता है और दोनों गार्ड्स माया के टूटे हुए हाथों को उसकी बॉडी से अलग करने लगती है। माया दर्द से चीखने लगती है लेकिन किसी को उस पे कोई तरस नहीं आता। माया रोते हुए बोलती है, मैं बताती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब बताती हूँ आपको। उद्धरण चिन्ह, जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, अक्षत चिखते हुए बोलता है। माया पिछली बातों को याद करते हुए बोलती है, आपके घर में पार्टी की खबर मिली थी। मैंने मेरे लोगों को काशी को लाने के बदले मुंह मांगी रकम देने का वादा किया था। इसलिए खबर मिलने पे कि राठौड़ हवेली में पार्टी है, मेरे सारे आदमी काम पे लग गए। उनमें से ही एक आदमी काशी से मिलने गया जब आप घर से निकले। उसने काशी से कहा कि वो उसे बचाने आया है और उसे मैंने भेजा है। पहले तो काशी ने साथ आने से मना कर दिया, लेकिन जन मेरे आदमी ने ये बोला कि उसे मैंने भेजा है और वो काशी और सिया को बचाने के लिए आया है। तो सिया का नाम सुन के वो भी रेडी हो गई और आने को रेडी हो गई। आज पार्टी वाली रात उसे यहाँ आना था। मेरे आदमी उसे लेने भी गए थे लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने आने से मना कर दिया। इसलिए मेरे आदमी को उसे किडनैप करके लाना पड़ा, क्योंकि उसके आगे तो आपकी फैमिली का सुख और प्यार आ गया था। उसूलों की पक्की जो ठहरी। उद्धरण चिन्ह, अक्षत जैसे जैसे माया की बात सुन रहा था वो और भी गर्म होता जा रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। माया कुछ देर चुप रहती है और फिर आगे बोलना शुरू करती है। लेकिन ऐसा भी क्या है इस लड़की में जो सब के सब उसके पीछे पागल है। यहाँ आप और वहाँ वो, लेकिन अब वो लड़की किसी को नहीं मिलेगी। उद्धरण चिन्ह, माया इतना बोल के एक गंदी हंसी हंसने लगती है। अक्षत अपनी जगह से उठता है और माया की आंखों में देखते हुए बोलता है, उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकलूंगा। तुम फिक्र मत करो, अगर उसके लिए मुझे इस दुनिया को भी आज लगानी पड़ी तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और तुम्हारा वो सो कॉल्ड पार्टनर, उसे भी कुत्ते की मौत मारूंगा, वो भी बहुत जल्दी। उद्धरण चिन्ह, अक्षत अपनी बात खत्म करके जाने लगता है कि पीछे से माया हंसते हुए बोलती है, मारेंगे तो तब आप उसे जब आप उस तक पहुंच पाएंगे। और आप तो उसकी परछाई से भी वाकिफ नहीं है हुकुम सा। कैसे बचाएंगे उसे और किस किस के? वो इंसान सन की है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं नफरत करता है और इस बार इश्क की जीत नहीं होगी, नफरत की होगी। भूल जाए उस लड़की को क्योंकि अब तो वो आपको मिलने से रही। और अगर गलती से ढूंढ भी किया तो किसी लायक नहीं मिलेगी वो आपको। माया इतना बोलती है और अक्षत के सबर का बांध टूट जाता है और वो माया के ऊपर लगे झूमर पे शूट करता है और झूमर सीधा माया पार गिरता है। उसकी नीचे की पूरी बॉडी में उस झूमर के कांच लग जाते हैं। अक्षत बाहर जाते हुए बोलता है, सभी लड़कियों को सेफ जगह पहुंचाओ और इसका ख्याल रखो। इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए इसे। माया की हालत देख के और अक्षत का फरमान सुन के सभी लड़कियों के फेस पे चमक आ जाती है और वो अक्षत की जय जयकार करने लगती है। कोठे को खाली कर दिया जाता है और सबके बाहर आते ही कुछ ही सेकंड्स में पूरा कोठा जमीन में मिल जाता है। CHT वैलेंटाइन स्पेशल। अक्षत माया के कोठे से बाहर आता है। कुछ ही देर में वहां से सभी लड़कियों को निकाल लिया जाता है और माया को भी। और उसी के साथ वो कोठा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। अक्षत बाहर आके एक जोरदार लात अपने कार के टायर पे मारता है। वो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि अभी भी उसे काशी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अबीर भी उसके साथ ही था। वो थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, भाई साहब, अब आगे क्या करना है? अक्षत कोई जवाब नहीं देता और अबीर भी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। कुछ देर में राणा जी भी वहां आ जाते हैं और अबीर के साथ ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अक्षत कुछ सोच रहा था और अचानक ही उसका माथा ठनका। वो जल्दी से अपना लैपटॉप कार से निकलता है और उसमें कुछ करने लगता है। अबीर और राणा जी के तो सब सिर के ऊपर से जा रहा था, लेकिन अभी कुछ भी बोल के उन्हें अपनी लंका थोड़ी लगवानी थी। अचानक ही अक्षत की आंखों में चमक आ जाती है। वो राणा जी को ऑर्डर देते हुए बोलता है, राणा जी जेट रेडी करवाए, हम अभी गुजरात जा रहे हैं, तुम्हारी हुकुम रानी सा को लेने। उद्धरण चिन्ह, अबीर आगे बढ़ के बोलता है, भाई साहब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अक्षत उसे मना करते हुए बोलता है, नहीं तुम यही रहोगे, यहाँ भी किसी का रहना जरूरी है, और वैसे भी यहाँ किसी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे भी संभलना है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह, अक्षत की बात का मतलब समझ के अबीर बेचारा अपना सिर झुका लेता है। सिया का जिक्र होते ही वो लाल होने लगता था, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे जनाब। अबीर राठौड़ हवेली के लिए निकल जाता है और अक्षत और राणा जी एयरपोर्ट के लिए। अबीर घर आता है तो सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। वो भी अपने रूम में चला जाता है।
वो जब अंदर जाता है तो रूम की लाइट्स ऑफ थी। बस किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। अबीर लाइट्स ऑन करता है तो सिया बेड से टेक लगाए घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। लाइट्स ऑन होते ही वो नजरें उठा के देखती है और अबीर को देखते ही उसके पास भाग के जाती है और रोते हुए पूछती है, मेरी दी आ गई? बोलिए ना आप, मेरी दी कहाँ है? प्लीज बता दीजिए, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। प्लीज बता दीजिए, मेरी दी कहाँ है? आप नहीं बता रहे हो तो मैं खुद देख लूंगी। उद्धरण चिन्ह। सिया इतना बोल के जाने लगती है कि अबीर उसे रोक लेता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, सिया शांत हो जाए, आपकी दी मिल जाएगी। आप रोना बंद कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सिया हल्का गुस्से से बोलती है, क्या मतलब है आपका कि मेरी दी मिल जाएगी? आप और आपके हिटलर भाई साहब मेरी दी को लेने ही गए थे ना, तो अब लेके क्यों नहीं आए? सिया अबीर का कॉलर पकड़ लेती है और उस पे चिढ़ते हुए बोलती है, ये सब आपके भाई साहब की वजह से हुआ है, वरना हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। ना वो हमें जबरदस्ती यहाँ लेके आते और ना ही ये सब होता। अपने भाई साहब के बारे में सुन के अबीर का माथा गर्म होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने लगता है क्योंकि अभी सिया होश में नहीं थी। लेकिन सिया आगे भी बोले जा रही थी, अगर मेरी दी को कुछ हुआ ना तो मैं आप दोनों भाइयों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सिया अबीर के सीने पे अपने छोटे छोटे हाथों से मुंह के मारने लगती है और अबीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि वो शांत ही नहीं हो रही थी। सिया को शांत ना होता देख अबीर उसकी कमर पकड़ के दीवार से लगा देता है और उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उनसे आंसू निकल जाते हैं। अबीर पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगता है। सिया चुपचाप गुड़िया की तरह वहां खड़ी रह जाती है। अबीर तो अच्छे से उसके होठों का रस चूसने में लगा था। कुछ देर बाद दोनों की ही सांसें उखड़ने लगती है और अबीर सिया को छोड़ देता है। अबीर के छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो खुद को नॉर्मल करती है और फिर से अबीर के सीने पे मारने लगती है और उसे गुस्से से बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस चुराने की? मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। उद्धरण चिन्ह। सिया बोल ही रही थी कि अबीर उसके चेहरे के बिल्कुल पास आके बोलता है, अब अगर तुमने एक वर्ड और निकाला मुंह से तो मैं और भी बहुत कुछ चुरा लूंगा तुम्हारा। और रही बात छोड़ने की तो अब तो तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, क्योंकि मैं जाने ही नहीं दूंगा। और हाँ, भाई सा गए हैं भाभी सा को लेने, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप जाके अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। अगर मैंने तुम्हें अब फीमेल उल्लू बनते देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? उद्धरण चिन्ह। सिया चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह बेड पे जाके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अबीर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद फ्रेश होने बाथरूम में घुस जाता है। वही अक्षत और राणा जी गुजरात के लिए निकल जाते हैं। वही गुजरात के मायापुरी इलाके में एक आलिशान महल में एक बड़े से किंग साइज बेड पे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। वो और कोई नहीं, काशी ही थी। उस कमरे का डोर खुलता है और माया का आदमी सुमन मक्कारों की तरह हंसते हुए अंदर आता है। वो एक गंदी नजर काशी पे डालता है और अपने साथ आई लड़की को बोलता है, इस हुस्न की परी को ऐसे तैयार करो कि देखने वाले खुद पे काबू करना तो चाहे लेकिन कर ना पाए। आज इसकी बोली लगा कि मैं इस देश को ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब तक हुकुम सा यानी कि इसके आशिक को पता चलेगा तब तक तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। सुमन जोर जोर से शैतान की तरह हंसते हुए निकल जाता है। वो अपने मन में जो भी उसने किया वो सोचता है। माया ने उसे काशी को अपने पास लाने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन काशी को एक नजर देखते ही सुमन की नीयत बिगड़ गई और उसने काशी की बोली लगाने का दिमाग लगाया। उसने काशी को वहां से किडनैप किया और उसे हवेली से बाहर लाके सीधा उसे चौपर में लेके गुजरात के लिए निकल गया और उसे यहाँ इस हवेली में ले आया जो उसके भाई की थी। काशी को यहाँ लाने में उसने बहुत मेहनत की थी। अक्षत के गार्ड्स के साथ वो किसी और के गार्ड्स से भी बच के काशी को लेके यहाँ आया था और अब काशी से वो मोटी रकम कमाना चाहता था। काशी को धीरे धीरे होश आने लगा था। वो लड़की जो काशी को रेडी करने आई थी वो काशी को होश में आता देख उसको पानी देती है ताकि वो अच्छे से होश में आ जाए। काशी होश में आती है और खुद को एक नई जगह देख के डर जाती है। वो डरते हुए पूछती है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। तुम अभी सरदार के इलाके में हो और मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो ये कि जल्दी से रेडी हो जाओ फिर तुम्हारी बोली लगेगी। काशी एकदम चीखती है, क्या? उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो डर से पीछे होने लगती है और रोते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
अगर मेरे हिटलर को पता चला ना तो वो तुम सबको जिंदा गाड़ देगा, समझे तुम। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ हो तभी तो वो यहाँ आएंगे। और जब तक अगर उन्हें गलती से कुछ पता भी चल गया तो जो शेख तुम्हें खरीदने आया है वो लेके निकल भी लेगा। चलो अब नखरे बंद करो और जल्दी से ये कपड़े पहनो। वो लड़की जवाब देती है। काशी उसे रोकते हुए बोलती है, तुम भी तो एक लड़की हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मेरी मदद कर दो। काशी के रोने से उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जबरदस्ती काशी की साड़ी खींचने लगती है। काशी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाने लगती है और उस लड़की को धक्का दे देती है। वो लड़की नीचे गिर जाती है। वो लड़की गुस्से से उठते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का मारा, तुझे तो अभी बताती हूँ। कोट। वो लड़की फिर से काशी के पास आने लगती है कि काशी एक तमाचा उसके गाल पे जड़ देती है और पास ही पड़ा वाश उठा के उसके सिर पे मार देती है। वो लड़की वही बेहोश हो जाती है। काशी उसके बेहोश होते ही वहां से बाहर जाने का रास्ता देखने लगती है, लेकिन उस कमरे को सारी खिड़कियां बाहर से बंद थी और डोर भी बाहर से लॉक था। काशी रोते हुए वहीं बैठ जाती है और बोलती है, हिटलर कहाँ है आप? प्लीज जल्दी आ जाए। उद्धरण चिन्ह। हवेली के हाल में वो शेख बैठा पिए लगा रहा था और सुमन उसे अच्छे से सब परोस भी रहा था। शेख काशी को बुलाने को बोलता है और सुमन भी ऊपर चला जाता है, लेकिन वो डोर खोल के देखता है तो काशी वही बैठी थी और वो लड़की बेहोश थी। ये देख के उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वो गुस्से से काशी का हाथ को खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा है। काशी रोते हुए उससे भीख मांग रही थी लेकिन सुमन पे कोई असर नहीं होता। वो काशी को लाके शेख के कदमों में फेंक देता है। वही रखी टेबल का कोना काशी की कमर में लग जाता है और थोड़ा खून आने लगता है। सुमन शेख को बोलता है, इसके पूरे 10 करोड़ लूंगा। ऐसा माल आप चिराग लेके ढूंढ के आएंगे तब भी नहीं मिलेगा। शेख और उसके साथ आए आदमी काशी को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। काशी डर से बस रोए जा रही थी, अब तो उसे किसी चमत्कार की ही उम्मीद थी। तभी शेख के साथ आया आदमी बोलता है, इस हुसन की परी के तो मैं 20 करोड़ भी देने को तैयार हूँ। तभी शेख आगे बोलता है, 50 करोड़। इससे ज्यादा उन लोगों की औकात नहीं थी और वो चुप ही रह जाते हैं। सुमन तो इतनी मोटी रकम सुन के ही बावला हो गया था। वो डील फाइनल कर देता है। शेख अपनी जगह से उठता है और काशी को ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने लगता है कि एक बुलेट आके उसके हाथ में लगती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। शेख अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है। अचानक ही पूरी हवेली में गार्ड्स ही गार्ड्स भर जाते हैं और अक्षत राणा जी के साथ अंदर आता है। अक्षत को देखते ही काशी में भी हिम्मत आ जाती है और वो भागते हुए जाके उसके गले से लग जाती है और कस के अक्षत को पकड़ लेती है और अक्षत भी उसे जैसे खुद में छुपा लेना चाहता हो। काशी के पैर हवा में ही थे। वो रोते हुए बोलती है, हिटलर आप आ गए, मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। काशी का रोना बढ़ता ही जा रहा था और अक्षत का गुस्सा। वो राणा जी को ऑर्डर देता है, सबके सब चाहिए मुझे। इनका हिसाब मैं अपने हाथों से करूंगा और अगर एक भी बच गया राणा जी तो खुद को शूट कर लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत वैसे ही काशी को लिए बाहर चला जाता है और राणा जी अपने काम में लग जाते हैं। सुमन ने भागने की कोशिश की तो राणा जी ने उसके दोनों पैरों पे ही गोली मार दी और उन्हें लेके निकल गए।